सभी साथियों को वंदे मातरम, नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं बहुत लंबे समय से फेसबुक पर लाइव आना चाहता हूं, और इस विषय में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा विषय पहले रखा जाए, क्योंकि अपने पास मुद्दे बहुत सारे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में हमने बहुत सारे विषयों पर काम किया, तो आप लोगों में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन आए वो खेती पर आए। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम खेती से इसकी शुरुआत करें, और ये ठीक भी है क्योंकि ये मेरा शुरू से विषय भी रहा है। मैं एक कृषक परिवार से हूँ और बचपन से मैंने कृषि को बहुत करीब से देखा है, इसलिए इस विषय से शुरुआत करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। और पिछले 9 वर्षों से मैं मुख्य रूप से कृषि पर और जीवन शैली पर काम भी कर रहा हूँ। तो सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात, अपना अनुभव जो है, हमारे अनुभव से कुछ यदि लाभ ले सकें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी जब तक ये फेसबुक हमें अलाउ कर रहा है, तब तक तो कम से कम अपनी बात अधिकतम लोगों तक पहुंचा दें सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकी जब ये रोकना शुरू करेगा तो फिर देखेंगे, फिर हम जो है गांव-गांव घूमेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो पिछले 9 वर्षों में जो कृषि पर मैंने काम किया है, उसमें जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, तो वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने शुरू में जो है कृषि 2016 में शुरू की, और उस समय मेरे पास मुझे कुछ भी पता नहीं था। जैविक कृषि जब शुरू की, ऐसे तो कृषि मैं पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन जैविक कृषि जब मैंने शुरू करी तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि जैविक कृषि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो एक लेख आया मेरे सामने, तो वो लेख मैंने पढ़ा कि 10 किलो गोबर, गौमूत्र और ये सब मिला के जो है 1 एकड़ खेती हो सकती है। तो मैं बड़ा खुश भी हो गया। धन्यवाद कुलेसरदा वैद्य जी को, धन्यवाद। तो जब मैंने जैविक कृषि शुरू की खुद से, तो शुरू करने के बाद बहुत सारे जो है उसमें रुकावटें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। हमने कसम खा ली थी कि हम नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। शुरू में तो यूरिया DAP डालते रहे, फिर बाद में हमने जो है सो वो भी बंद कर दिया। फिर राजीव भाई को सुना 2018 में। राजीव भाई को सुनने के बाद फिर बेलजी भाई से मिले। बेलजी भाई से मिलने के बाद हमारी जो है आशा बहुत अधिक बढ़ गई। फिर और भी बहुत सारे जैविक गुरुओं को सुना, देखा, समझा। बेलजी भाई के साथ 4 साल मैंने काम भी किया है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और फिर कुछ जो है हमारे मतभेद हो गए, उनके मत और हमारे मत में भिन्नता हो गई, तो फिर हमने 2022 में अलग हो गए। और ये बात मैं पहली बार आज फेसबुक में सबके सामने खुलकर रख रहा हूँ। ऐसे तो इधर उधर की बातों से कई बार मैंने बता ही दिया, पर लोगों को जिनको समझ में ना आया हो उनके लिए है ये कि अब हम उनके साथ दिसंबर 2022 से हम अलग हो चुके हैं। तो जब हम काम कर रहे थे जैविक कृषि पर अंधाधुंध, जब पूरे देश में, नमस्कार नरेंद्र रथी जी, तो जब हम काम कर रहे थे जैविक कृषि पर, तो दिक्कतें क्या आ रही थी कि कहीं ना कहीं किसान को विकल्प चाहिए था। क्योंकि हमने देखा, जब हमने किया, खेती किया, कृपया सभी लोग शेयर कर दें इसको ताकि अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं। तो जब हमने देखा कि हमने 10-10, 12-12, 15-15 फार्मूले किसानों को बताए, कई किसानों ने बनाए भी, डाले भी, पर फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिले जो रासायनिक कृषकों को मिल रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि भाई हमारे पास जो है रासायनिक खेती वाले किसान जो है वो फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, पोटास डालते हैं बाज़ार से लाके और फसल उठा रहे हैं, और बाकी जो हमारे जैविक किसान हैं वो कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, उनको अच्छी फसल नहीं मिलती है। उनके घर वाले, उनके आसपास के गांव वाले, उनके साथी सभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और ये शायद आपके साथ भी हुआ ही हो। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ अपने साथ। तो मुख्य रूप से मैंने जो देखा और समझा, फिर मैंने 2021 में जो है 2020 में
मैं घर से निकला और किसानों के यहाँ जाना शुरू किया मैंने। पूरे देश में अपने जो है किसान जिनसे जुड़ा हुआ था, तो उनके घर पे गया, उनके घर में रुका, उनके खेत को बहुत करीब से देखा, उनके कार्यकलापों को देखा, तो समझ में ये आया कि किसान को हम फार्मूले बहुत सारे बता तो देते हैं, पर किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो सारे फार्मूले बनाए और एक एक करके डाले, उनको मेंटेन कर पाए, उनका सारा चीज़ जैसा हम बताते हैं वो एज इट इज कर नहीं पाता। कई बार वो भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आता है करना क्या है। तो दिक्कत ये सब बहुत सारी आती रही। आने के बाद फिर हमने हमारे साथियों से बोला कि भाई जिस प्रकार से एलोपैथ में आज अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई समस्या हो गई है, तो उसका बहुत सारा जो है आपके पास विकल्प मौजूद है। होम्योपैथ है, पारंपरिक चिकित्सा है, रसोई चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, उसके बाद आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा है। इस तरह की बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हमारे समाज में मौजूद हैं विकल्प के रूप में, जिसको चुना जा सकता है और जिससे बहुत सारे लोग आज सही भी रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, बड़े बड़े बीमारियों से बच रहे हैं। तो मैंने देखा कि रासायनिक कृषि का विकल्प नहीं है। पूरे जो है हमने जो देखा, मतलब अराउंड पूरे देश भर में जब घूम के देखा हमने, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, सभी जगह लगभग घूमे हम, जो कृषि प्रधान जगह है वहाँ। तो वहाँ हमें देखा कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग जो है वो कृषि करते करते, जैविक कृषि करते करते रासायनिक की तरफ चले गए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अंतिम में वो कई किसान तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अंधेरे में जाके यूरिया डाल के चले आते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। ये हंसने वाली बात नहीं है और ये दुख की बात है कि उनके पास विकल्प नहीं था, तो उन्होंने लास्ट में यूरिया डाला और फसल को बचाया। क्योंकि जब इज्जत दांव पे लगती है तो फिर लोग डाल ही देते हैं, करना ही पड़ता है। समस्या क्या होती है कि जब हम सभी के विरोध में जाकर जैविक कृषि शुरू करते हैं, सबसे विरोध करके, सबसे जो है मुंह मोड़ के जब हम करते हैं, सभी लोग अपने से मुंह मोड़ लेते हैं। तो जब हम जैविक कृषि शुरू करते हैं तो हम मतलब बहुत सारी बातें करते हैं, तो जो हमारी बातें हैं उन बातों से एक विरोधाभास आ जाता है समाज में। और जब हम फेल होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जिस समय हम फेल होते हैं जैविक खेती में, उस समय हम क्या करते हैं, हम अपनी बात कह नहीं सकते समाज के पास, हम अपनी बात रख नहीं सकते। हमारे कोई भी किसान साथी जो है वो उन लोगों से नहीं कह सकते कि मैं फेल हो रहा हूँ, इसका ये कारण है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हमने बहुत सारे फार्मूले बनाए, ये बनाया, वो बनाया, ऐसे किया, वैसे किया, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो ये जो है, ये बात लोग समाज में किसी को बता नहीं सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जिन लोगों से हमने, जिनका विरोध सह के हम जैविक खेती कर रहे हैं, उनको हम कैसे कहें कि हम फेल हो रहे हैं। तो अंत में क्या करते, वो रात को जाके जो है यूरिया डाल के चले आते। ऐसा भी हुआ है। और बहुत अत्यधिक किसान है जो अब जैविक खेती छोड़कर मिश्रित खेती करना शुरू कर दिया है। ये बहुत गंभीर विषय है साथियों, आप लोग जाइएगा मत। यदि आप लोगों के पास समय है तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, इसमें मैं बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। तो किसान आखिर क्यों, ऐसा क्या है जो किसान को मजबूरन रासायनिक खेती की तरफ जाना पड़ रहा है? जो जैविक खेती करना चाहता है, आखिर है क्या कारण उसका? इस कारण को हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या बात हो गई कि मतलब जो किसान जैविक खेती में उतर गया। आप देखोगे आज बड़े बड़े जो है IITians, जो बड़े बड़े बहुत सारा धन कमा के लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, फार्म बना रहे हैं, उसमें उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, वो जैविक खेती करना चाहते हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं, कई सारी तकनीकें अपना रहे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? ये कारण हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आई बात, तो यही समझ में आई कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। तो विकल्प अगर लोगों के पास नहीं है तो कैसे लोग जो है सफल होंगे, कैसे? एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय क्या हो गया कि मानसिक तौर पर हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया गया है कि खेती को मतलब एक तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर खेती है क्या चीज़। खेती जो है ये
व्यवसाय का विषय था नहीं। हमारे भारत में खेती व्यवसाय का विषय कभी भी नहीं था, ऐसा हमें ज्ञात होता है अपने पूर्वजों से और अपने जो है इतिहासों से, जो असली इतिहास है वहाँ जब हम ढूंढते हैं तो पता चलता है खेती व्यवसाय का विषय नहीं था, कभी भी नहीं था। हाँ, ये भले था कि हमारे पास अधिक उत्पादन है किसी चीज़ की, तो उसके बदले हम, जैसे हमारे पास अनाज का अधिक उत्पादन है तो उसके बदले हम किसी से दाल या तेल ले सकते हैं, या मसाले ले सकते हैं, या नमक ले सकते हैं, ये भले था, लेकिन खेती व्यवसाय का विषय था ही नहीं। आज आप देख लो, आपके आसपास में जितने भी लोग खेती कर रहे हैं या आप भी कर रहे हो, तो वो केवल और केवल व्यावसायिक रूप से कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं तो कहूँगा 95% व्यक्ति जो है ना, 95% व्यक्ति अपना अनाज उगा के बाजार में बेचता है और वो बाजार से फिर अनाज खरीद के लाके खाता है। ये स्थिति आ गई है। तो जब से खेती का व्यवसायीकरण हुआ है तब से ही खेती बर्बाद हुई है, क्योंकि व्यवसायीकरण जब किसी चीज का होता है तो उसमें अधिक लाभ की अपेक्षा हो जाती है। और जो इस नए सिस्टम ने हमारे दिमाग में जो भूसा भरा है कि मतलब आप कृषि करो और कृषि करते करते जो है उसका व्यावसायिक रूप से उसको उगाओ और बेचो और खूब सारा धन कमाओ, लेकिन आखिर उस धन का करना क्या है, यही नहीं समझ है लोगों को। आज जिन जरूरतों के कारण व्यक्ति कृषि कर रहा है, जो जरूरतें हैं, आप जरा गौर से देखो, वो जरूरतें असल में मनुष्य की नहीं है जरूरत। ऐसी जरूरतों के कारण हम कृषि कर रहे हैं, कृषि को व्यावसायिक रूप दे रहे हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता हमारे जीवन में है ही नहीं। आप देखो कृषि का, नमस्कार भाई साहब अभय शंकर जी, सभी को नमस्कार। तो आप देखो कृषि में आखिर कृषि है क्या? कृषि मेरे हिसाब से, मैंने जो समझा पिछले 9 वर्षों में, मैंने ये समझा कि किसान अपना दाल, अपना तेल, अपना अनाज और जो मसाले आपके यहाँ क्षेत्र में उगते हैं वो मसाले उगा ले। इतना अगर किसान उगा ले तो किसान की और क्या ज़रूरत रह जाती है? मान लो कोई किसान कपड़े की खेती कर रहा है, मान लो कपास की खेती कर रहा है, तो उसको अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अनाज कर रहा है वो अनाज उसको देगा, और जो कपड़े की खेती कर रहा है, कपास की खेती कर रहा है, वो कपड़े का जो है प्रोसेस करके उस तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर धन कहीं भी नहीं है, मतलब रुपया या पैसा या कोई भी मतलब मूल्य नहीं है यहाँ पर। और हमें इस सिस्टम को तोड़ना है। अगर हम इस सिस्टम को नहीं तोड़ पाए तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम फेल हैं। कृषि करने का जो मुख्य कारण है वो होना चाहिए कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। तो कृषि का आज पहले जी, अमित पांडे जी, देसी बीज, बिल्कुल अच्छा मूल्य मिले तो किसान करना चाहता है। नहीं, मूल्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि आपको जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप गन्ना उगा रहे हो, किसी को गुड़ की आवश्यकता है, आप चावल नहीं उगा रहे हो, आप चावल खाते हो, या फिर आप रोटी खाते हो बाजरे की, ज्वार की, जौ की, तो जो ज्वार बाजरा उगा रहा है उनको हम गुड़ देके उनसे हम ज्वार बाजरा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? जब हम रुपए के लिए कर सकते हैं तो हम जिस चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये असंभव है, क्योंकि आज जो हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी बन चुकी है, आप सोचो कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। हो सकता है कुछ मतभेद हमारे हो सकते हैं आपसी, लेकिन सारे लोग अगर सही दिशा में और सही मूल्यों के साथ यदि हम लोग करना शुरू करें काम, तो ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आप अपने आसपास से शुरू कर सकते हो, आसपास ही बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो आज हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी उगा रहे हैं, उसके बदले हम रुपया चाह रहे हैं। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम जो उगा रहे हैं उसके बदले हम जो है हमारी ज़रूरतों का चीज़ को चाहें, जो वस्तु विनिमय का जो हमारा चलता था, तो वो क्यों ना करें? हम क्यों नहीं करें? मतलब इसका क्या कारण है? हम यहाँ तक क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि हम जो उगा रहे हैं तो हम क्या उस उगाए हुए चीज को बेचकर जो रुपया हम इकट्ठा करते हैं उस रुपए से हम कंपनियों का सामान क्यों खरीदें? आखिर कमी क्या है हमारे देश में भाई, जो बिना कंपनी के नहीं हो सकता? हर एक चीज हमारे देश में
पारंपरिक रूप से तैयार की जाती थी, आज भी तैयार की जाती हैं। आज भी ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो हर एक चीज को तैयार कर सकते हैं बिना किसी रुपए की मदद से, सिर्फ एक दूसरे के सहभागिता से। तो हम उस पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या हम नहीं जा सकते हैं? हम जा सकते हैं। तो इसकी छोटी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से हमें करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो इस रुपए के मायाजाल से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते अपने अभियान में। जो राजीव भाई का सपना था, जो हमारे और जितने भी हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था, जितने भी हमारे जितने भी महापुरुष हुए और इन्होंने भी सपने देखे हैं, वो यही सपना देखा है कि देश समृद्ध हो। समृद्ध तब होगा जब लीकेज को बंद करेंगे, गांव से जो लीकेज हो रहा है उसको बंद करेंगे। क्योंकि हम सारा पैसा, सारा रुपया जो हम खेती से कमा रहे हैं वो ले जाके सब कंपनियों को दे रहे हैं। इस लीकेज को हमें बंद करना ही पड़ेगा। ये पहला विषय है। ये तो एक विषय है। दूसरा विषय हो गया, खेती खराब क्यों हुई? क्योंकि लोग खेती को व्यवसायीकरण कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, चलो एक शुरुआत करते हैं। जो हम करते थे पहले, मिश्रित खेती करना शुरू करते हैं। अब मिश्रित खेती क्या है? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने अपने बचपन में जो देखा है, हमारे गांव में हम बरसात के मौसम में जो ऊंची ज़मीनें, हमारे यहाँ 3-4 तरह की ज़मीनें होती है। एक सबसे ऊंची, फिर एक 2 नंबर की, फिर एक 3 नंबर की, फिर एक 4 नंबर की, जो गहरे खेत होते हैं। तो ये जो 4 प्रकार की ज़मीन हमारा, क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो हमारे 4 प्रकार की ज़मीन है। तो सबसे ऊंची जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर हम मक्का बोते थे, तुअर बोते थे, अरहर। उसके बाद उसके साथ में हम जूट बोते थे। उसको हमारे यहाँ कुदरुम कहते हैं। उसका जो छिलका होता है उससे रस्सियाँ बनाई जाती थी और जूट के बोरे वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम उगाते थे एक साथ, तो इसका आप देखना ज़रा, इसका विज्ञान देखना कितना ज़बरदस्त है। जो मक्का है, मक्का तो तोड़ हम घर ले आए, बाकी जो मक्के का पूरा पेड़ है वो रह जाता था खेत में। कुछ थोड़ा बहुत जलावन के लिए लाते थे और बाकी पूरा पेड़ जो है वहीं ज़मीन में मिल जाता था। तो हमने जो कार्बन लिया ज़मीन से, वो कार्बन फिर वापस ज़मीन में चला गया। अब जो अरहर है, तो अरहर क्या करता है? अरहर के जड़ में राइजोम की जड़ें बनती है और वही राइजोम की जड़ों में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो जिसको CN रेशियो बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। 1/10, 1 भाग नाइट्रोजन का, 10 भाग कार्बन का। मतलब मक्का और तुअर को एक साथ बोने का ये फायदा हुआ कि नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो हमारा बराबर हो गया, और जब उसमें अगली फसल होगी तो नाइट्रोजन और कार्बन डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके साथ जो जूट की हम खेती करते थे, जो पटसन के जो पौधे लगाते थे, तो पटसन की जो जड़ें होती है वो 1-1, 1.5 फीट तक नीचे जाती थी। तो जो पटसन की जो जड़ है वो जब 1-1.5 फीट नीचे जा रही है, तो पटसन को हम ऊपर से काटते थे। जब हम पटसन को ऊपर से काट देते हैं तो क्या होता है कि उसकी जड़ें ज़मीन में एज इट इज पड़ी रहती हैं, और वो जब सड़ेंगी, वो जड़ें जब सड़ जाएंगी, तो वो जो उसकी जड़ों से जो छेद हुआ है, उस छेद के द्वारा अगली बार जब बारिश होगी तो बारिश का पानी सीधा नीचे जाएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा खेती नहीं होती थी, तो हमारी ज़मीन पौली थी। आज हम 2-2 टन के ट्रैक्टर घुसा रहे हैं और खेत में जो है 1.5 फीट नीचे की जो पूरी मिट्टी है, पूरी सीमेंटेड से भी खतरनाक जो है कंक्रीट जैसी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, हमें करना ही चाहिए, अपने अपने क्षेत्र से शुरुआत करना चाहिए। जो चीज़ हम जो है दूर पहुंचा सकते हैं वो दूर से, जो सामने की चीज़ें हैं वो सामने से। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो मक्का है, तुअर है, और आपका जो ये जूट की खेती है हम जो करते थे, वो बंद हो गया हमारे यहाँ। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या, पूरे देश में ही, पूरे दुनिया में ही ये सिस्टम आ गया है कि किसी चीज़ को बेच के उसके बदले हमको रुपया चाहिए। और ये सबसे बड़ी समस्या का जड़ हो गया हमारी, क्योंकि हमें हमारी फसल के बदले रुपया चाहिए। हमें हमारी फसल के बदले जब रुपया की जगह पर वस्तु मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम कभी भी उसमें गलत चीज़ नहीं डालेंगे। हम खेती पर और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक विषय को समझ लेते हैं, खेती में क्या दिक्कतें हैं, और बाकी बहुत बड़ा विषय है ये। तो मैं इसलिए आज इसी विषय को लेता हूँ कि भाई, कृषि जब हम करें तो मिश्रित खेती करना शुरू करें। आप मिश्रित खेती करना शुरू करो। आप जैसे दलहन के साथ जो है कुछ ऐसा चीज़ उगाओ, सब्जियां उगा लो,
तो जो दलहन है उसकी जड़ों में राइजोम बनता है, तो वो दूसरी फसल को जो है नाइट्रोजन देता रहेगा, और दूसरी फसल है कार्बन की पूर्ति करती रहेगी। तो इस तरह का हर क्षेत्र में मेरे यहाँ का मैंने बताया, आपके यहाँ आप ढूंढो कि आखिर आपके यहाँ कौन कौन सी फसलों को मिक्स करके लगाया जाता था। आप ढूंढो ना, अभी भी लोग बचे हुए हैं जो पुराने, वो आपको बता देंगे। जहाँ पर तुअर नहीं होता वहाँ पर कुछ और होता है। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, तो महाराष्ट्र तो मैं खैर पिछले 6-7 सालों से जा रहा हूँ, और वहाँ मैंने देखा है कि लोग 3-4 लाइनें कपास की लगाते हैं और बीच में एक तुअर की लाइन लगा देते हैं। तो ऐसा करके भी वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कपास है वो बीटी है। अब जब बीटी कॉटन लगा रहे हैं तो ये सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं। क्योंकि वो लगाएंगे तो उससे संबंधित बीमारियां आएंगी, उससे संबंधित जो है कई तरह की जो है कमियां आएंगी पौधे में। तो उसको पूरा करने के लिए फिर हमें रासायनिक दवा दुकान पे जानी पड़ेगी। तो हमें वहाँ ना जाना पड़े, रासायनिक दवाई के दुकान पे, बीज के दुकान पे हमें ना जाना पड़े, इसके लिए हमें बीज पर भी काम करना पड़ेगा। और बीज के लिए बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई हमें बीज दिला दो, हमें बीज दिला दो। मैंने एक चीज़ बीजों को लेकर जो मैंने अनुभव किया है, हम केवल कहते हैं कि हमें बीज चाहिए, हम करते नहीं हैं, हम उसके पीछे भागते नहीं हैं। तो साथियों कृपया इसको शेयर करते रहिए सभी अपने अपने पेज पर, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच पाए। इसको शेयर करते रहिएगा कृपया। तो बीजों पर जो है, बीजों पर मैं बता दूं अपना अनुभव। बीज हमारे आसपास में ही उपलब्ध हैं आज भी। देसी बीज कितना भी हाइब्रिडेशन हो चुका हो, कितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ चुके हों, लेकिन आज भी हमारे आसपास में प्रकृति परमात्मा ने ऐसे लोग बचा कर रखे हैं जिन्होंने देसी बीज बचा कर रखे हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो भी जैविक कृषि से संबंधित काम करता है। वो सारे लोग बीजों पर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। उनके पास मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके 20 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के रेंज में आपको आपके एरिया का सारा बीज मिल जाएगा। केवल आपको ढूंढना है, आपको निकलना है खोजने के लिए। जब तक आप 10 लोगों से बात नहीं करोगे इस विषय में, आप 10 लोगों से बात करो, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 10 अलग अलग लोगों से बात करो कि मुझे देसी बीज चाहिए, मुझे देसी बीज चाहिए, मुझे देसी बीज चाहिए। 10 लोगों से ना हुआ तो 20 लोगों से बात करो, 30 लोगों से बात करो। आप बात तो करो, कोई ना कोई आपको बता देगा कि किसके पास देसी बीज आपको कौन सा मिल सकता है। किसी ना किसी को तो जानकारी होगी। हालांकि हमारे यहाँ तो जो देसी बाज़ार लगते हैं, हाट लगते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ बीज मिल ही जाते हैं। आज भी जो आदिवासी वर्ग है और जो जंगल का इलाका है, वहाँ पर लोगों ने देसी बीज काफ़ी सारा अभी भी रखते हैं, लोग घर पे ही रखते हैं। तो देसी बीज आराम से मिल जाएगा आपको। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम अगर रोते रहेंगे ना कि हमारे पास बीज नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अपने हिस्से की लड़ाई अगर आप खुद नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला है साथियों। आपको अपना बीज खुद ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढना शुरू करो, आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है, पक्का मिलेगा। आप ढूंढना तो शुरू करो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं फाजिल्का गया था आज से 4-5 साल पहले। तो फाजिल्का जैसी जगह पर, जहाँ पर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि देसी बीज मिलेगा, वहाँ मैंने सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, उनसे मिला। तो सुरेंद्र पाल सिंह जी पिछले 1992 से 1992 से जैविक खेती कर रहे हैं। अब वो 1992 से जैविक खेती कर रहे हैं और उनके पास सारे देसी बीज हैं। लेकिन कितने लोगों को पता है कि, कृपया सभी लोग शेयर कर दें इसको, क्या कितने लोगों को पता है कि सुरेंद्र पाल वर्मा जी के पास जो है देसी बीज सारे मिलेंगे? नहीं है पता, क्योंकि लोगों ने ढूंढा नहीं। हो सकता है उनके गांव का ही कोई व्यक्ति ढूंढ रहा हो और वो उनको पता नहीं है कि सुरेंद्र पाल वर्मा जी के पास जो है, सुरेंद्र पाल सिंह जी के पास बीज है। नहीं पता है किसी को। क्यों नहीं पता है? क्योंकि लोग ढूंढ नहीं रहे हैं। आप ढूंढना शुरू करो। आप जब ढूंढोगे तो आपको बीज मिल जाएंगे। आप सबसे बड़ी बात एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये हाइब्रिड बीज और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, हमारे बीजों का बीज तो इससे नाश हो ही रहा है। किसान के पास बीज नहीं बच रहे हैं। दूसरा, मनुष्य का जो बीज है वो भी खत्म हो रहा है।
क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्या कहते हैं रिसर्च हो चुके हैं। ब्राज़ील में अभी 2020 के आसपास एक रिसर्च आई थी सामने, हमारे साथियों ने उस पर उसको पढ़ा है, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो बीज हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फल है या सब्जी है या अनाज है, उसको खाने से सीधा सीधा पता चलता है कि नपुंसकता आती है। तो क्या हम अपने बच्चों को नपुंसक बनाना चाहते हैं? क्या हम आने वाले पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं? हम चाहते क्या हैं आखिर? हम अगर उसको बचाना चाहते हैं, सच में बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें असली बीज जो है, जो हमारे पुराने बीज हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा और उसको हमें वापस से खड़ा करना पड़ेगा। फिर से हमें अपने बीज हमारे पास होने चाहिए। जब हमारे पास अपना बीज होगा तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो अनुभव किया, क्योंकि मैं धान की खेती करता आया हूँ बहुत सालों से और हमारे यहाँ तो धान चावल खाने का रिवाज है। तो मैंने देखा है कि जो देसी धान होता है उसमें बीमारियाँ कम लगती हैं, उसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, उसको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम खाद में हो जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसको खाद भी ज़्यादा चाहिए, उसको कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते हैं, उसको बीमारी भी ज़्यादा लगती है, उसको आप घर पे रखोगे तो स्टोरेज में भी समस्या आती है। लेकिन आप वहीं पर देसी कर लो तो आपको कोई समस्या नहीं आनी है। तो बीज हमको बचाने ही पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है और बीज हमें खुद करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी साथियों तक हमारी बात पहुंच रही है, प्रत्येक साथी ये मन में ठान ले कि हमें बीज अगर बचाना है और ढूंढना शुरू करे तो उसको बीज मिल जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो हमें बीज को बचाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। आज हमारे पास पशुओं का बीज समाप्त हो चुका है। आज हमारे यहाँ नंदी नहीं है, हमारे सारे पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है। सारे बीज जो हैं खरीद के ला रहे हैं दुकान से, क्योंकि वो सारा बीज हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो खेती का बीज है। तीसरा जो मनुष्य का बीज है, अभी भी जो है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो शहरों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें 70% लोग नपुंसक हो चुके हैं और बांझ हो चुके हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमें लौटना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें बार बार मुझे वही एक बात याद आती है जो हमारे गुरुओं ने बताया है, बहुत पहले बोला है कि अगर हम कहीं जाना है हमें और किसी रास्ते में हम चल पड़े हैं और चलते चलते यदि हमें पता चल जाए कि हम गलत रास्ते में आ गए हैं, तो हमें वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें गलत रास्ते में चलते रहना चाहिए जब पता चल जाए फिर भी? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें जाना दिल्ली है और हम कलकत्ता की तरफ चलते ही रहें? ये तो कोई बात नहीं हुई कि जाना हमें दिल्ली है, कलकत्ता है, दिल्ली है और हम कलकत्ता की तरफ चलते पड़े, या फिर दिल्ली जाना है तो कलकत्ता की तरफ और कलकत्ता जाना है तो दिल्ली की तरफ चलते ही रहे, पता चल गया फिर भी। ऐसा करना तो कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं लगती साथियों। तो जब आपको पता है कि हमारे बीज नष्ट हो रहे हैं तो उसे बचाना आप ही को पड़ेगा, सबको अपने हिस्से। मैं भी ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरे हिस्से का करना पड़ेगा। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। सभी जब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगेंगे तो ये लड़ाई बड़ी होगी और तो हम जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर काम करना पड़ेगा बीज बचाने के लिए। ये तो तीसरी बात हो गई। पहली बात तो ये थी कि मिश्रित खेती करना शुरू करो साथियों। अपनी खाने पीने की सारी चीज़ें उगाओ, अधिक हो जाए तो हमें बता दो। अगर आपके आसपास के लोग अगर इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं तो हमें बताओ, हम जिसको ज़रूरत है उस तक आपकी बात पहुंचा देंगे, क्योंकि हम घूमते रहते हैं तो हमसे जितना हो पाएगा हम सभी की सहायता करेंगे। और दूसरी बात हो गई बीज बचाने की। तीसरी बात जो है वो ये है, जब हम शुरू में बात कर रहे थे खाद के लिए, ठीक है, तो विकल्प की जो मैं बात कर रहा था, तो मैं लगभग 2023 से, 2023 के मार्च अप्रैल से हमने कुछ काम शुरू किया था जिसमें हमने विकल्प देना शुरू किया लोगों को। क्या विकल्प देना शुरू किया? जैसे मान लो कि आप रासायनिक खेती या जैविक खेती कोई भी खेती कर रहे हो, तो जब आपके आसपास में किसी चीज़ का अटैक आ गया, मान लो इल्ली का अटैक आ गया, तो अब किसान क्या करता है पता है? वो सीधा जाता है दुकान पे, वो जैविक किसान हो या रासायनिक किसान हो, उसकी मजबूरी है, वो दुकान पे जाता है और जाके क्लोरोपाइरीफॉस
या फिर इमिडाक्लोप्रिड या इस तरह की कोई भी दवाई उठा के लाता है और सीधा मार देता है। तो क्या जो दवाई हमने, जो जहर हमने डाला है फसल पे, वो क्या फसल पे नहीं रहती है? वो क्या जब हम फसल उग जाती है तो हम नहीं खाते हैं? खा रहे हैं। तो इसलिए हमने 2023 में एक शुरू किया, अपने एक वैज्ञानिक है साथ में, अपने डॉक्टर ऋषि सागर जी भी हैं साथ में, तो हम कुछ लोगों ने मिलकर एक काम शुरू किया और जिसमें हमने विकल्प देना शुरू किया किसानों को। क्योंकि ये सिर्फ उस किसान के लिए है जो मजबूरी में दुकान जाता है जहर खरीदने के लिए। यदि कोई किसान साथी, हमारे कोई भी किसान साथी मजबूरी में जहर की दुकान पे जा रहे हैं तो कृपया उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो ना जाएं, वो हमसे संपर्क करें। हमारे पास सभी चीज़ों के विकल्प हैं। आपको अगर इल्ली लगी है, आपके अगर फंगस लगा है, आपके अगर रसचूसक कीट लगे हैं, आपके अगर वायरस लगा है, या आपके अगर कोई भी समस्या है, अगर फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ों की जो समस्या है, इन समस्याओं को लेकर आप कृपया रासायनिक दवाई की दुकान पर, रासायनिक जहर की दुकान पर बिल्कुल ना जाएं। उसके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। और यदि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, फिर आप करते रहो। हाँ, यदि आपको कुछ फार्मूले सीखने हैं, कुछ जानकारी लेनी है, तो आप हमारे साथ संपर्क करो, हमें मैसेज करो। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी। और मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको अगर फार्मूला चाहिए तो मैं फार्मूला बता दूंगा, आपको अगर विकल्प चाहिए तो मैं विकल्प दे दूंगा। नाइट्रोजन का विकल्प चाहिए वो है हमारे पास, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, सल्फर, सब चीज़ का विकल्प है हमारे पास। आपको चाहिए क्या ये बताओ। आपको फार्मूले सीखने हैं तो हम फार्मूले बता देंगे, आपको अगर जंगली खेती करनी है तो वो बता देंगे। क्योंकि भाई जो हमने अनुभव अर्जित किया है पिछले 9 सालों में, जो अनुभव अर्जित किया है, वो अनुभव हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए। वो आप सब साथियों के लिए है। वो हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तत्पर हैं। तो ये जो है, क्षमा करना, बांधो ना, क्या हुआ? तो हम ये कह रहे थे कि कोई भी, अगर आपको जैविक कृषि में है समस्या, कोई भी समस्या है जैविक कृषि से संबंधित, आपको नहीं समझ आ रही है, तो हमारे साथ आप संपर्क करें। मेरा नंबर है, मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 7564 0311 61 7564 031161। तो मेरा नंबर आप लोग नोट करके रख लीजिए और इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप करिए, SMS करिए, जैसे भी हो। कॉल क्योंकि उठाना बड़ा कठिन हो जाता है, कई बार व्यस्त रहता है आदमी। तो आपकी जो भी समस्या है जैविक खेती को लेकर, जो भी समझ नहीं बन रही है, तो कृपया संपर्क करें और पूछ लें एक बार। हम इसके लिए कोई फीस नहीं लेते, हमें कोई भी चार्ज नहीं चाहिए, हम बता देंगे आपको। क्योंकि जब हम आपके लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए करेंगे आप, फिर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा। ये तो मतलब शास्त्रोक्त है और प्रकृति का नियम है। आप अगर कहीं एक बीज पड़ा है और आपने उसकी सुरक्षा करी है, तो वो पेड़ होकर कभी ना कभी किसी न किसी को उसके बदले में फल देगा। और आप जो फल खा रहे हो, उस पेड़ की सुरक्षा किसी न किसी ने की थी, तब आप उस फल को खा रहे हो। तो हम अगर आपके लिए कुछ कर पाएँ तो इसके बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो परमात्मा का काम है, वो परमात्मा देखेगा कि हमें हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। अमरपाल जी क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लोगों का कहना है कि नपुंसक, अरे कहाँ चला गया, कुछ कह रहे हैं ये। नपुंसक हो रहे लोग पर जन्म दर में कमी नहीं दिखाई दे रही है, इसको समझाएं। अरे साथियों, जन्म दर देखिए, जन्म दर कमी नहीं दिखाई दे रही है आपको इसलिए क्योंकि आप देखो, एक बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि कितने दूर जा रही है। हम केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से ज़्यादा हम कुछ कहीं जा ही नहीं रहे हैं आजकल।
असल में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है। आप अपने परिवार का हाल आपको पता नहीं होगा अमरपाल जी। आप देखो, आपके परिवार में जो आपकी फैमिली ट्री है, आपके मौसी मौसा फूफा दादा ताई जितना परिवार है, उस परिवार में कहाँ किसके घर में कौन सी घटनाएं घट रही है आपको पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत सीमित हो गए हैं। हमको सीमित किया गया है, पूरे सिस्टम ऐसा बनाया ही गया है ताकि लोग सीमित हो जाएं और एक दूसरे की बात ही पता ना चले लोगों को। इसलिए जन्म दर में कमी नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए जन्म दर में आपको कमी नहीं दिख रही है। आपके ही चाचा ताऊ के दूर के रिश्ते में देखो, नजर आ जाएंगे कि जिनको आईवीएफ सेंटर से बच्चे पैदा हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल से कोशिश कर रहे हैं पर बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब देखोगे तब ना, थोड़ी आंखें खोल के देखो, दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार से ये जो फ्रॉड हुआ था 2020 में शुरू हुआ था, उस फ्रॉड में आप अपने आसपास देखो कितने लोग मरे, कितने लोग टीका वो लेने के बाद, बूटी लेने के बाद मरे, कितने लोग बूटी लेने से पहले मरे। आप अपने आसपास देखो और पता करो कि कैसे मरे, आपको समझ में आ जाएगी बात। हमारी समस्या क्या हो गई है, वंदे मातरम भाई जी, विनोद जी, हमारी समस्या क्या हो गई है कि हम पूरी तरह से फेसबुक व्हाट्सएप पे जो बातें आती हैं, जो समाचार आते हैं, जो चीज़ें आती है, उसी पर पूरा भरोसा करना शुरू कर दिया है हमने। क्योंकि ऐसा ये नियम है दुनिया का, मतलब किसी चीज़ को आप बार बार देखो तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में फीड हो जाती है और उसी को हम सच मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच अगर आपको देखना है तो अपने परिवार में देखो, अपने समाज में देखो, अपने गली मोहल्ले में देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। सच देखने के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अभी लगभग 20 लोग जुड़े हुए हैं, तो इन 20 लोगों में से 20 जगह से सभी लोग हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र का देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि असल बात क्या है। समझ गए? राजेश जी क्या करें? राम राम जी, गेहूं का ऑर्गेनिक बीज है क्या आपके पास? कहाँ से है ये भी लिखा करे भाई साहब। गेहूं का ऑर्गेनिक बीज, ऑर्गेनिक क्या देसी बीज आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा। आप ढूंढो, ना मिले तो बताना, लेकिन ढूंढो। कम से कम 10, 20, 50 लोगों से पूछो कि देसी गेहूं कौन उगाता है, देसी गेहूं कौन उगाता है, देसी गेहूं कौन उगाता है। 10, 20, 50 लोगों से पूछ डालो एक बार बस, और सबके नाम लिख लो कि मैंने फलाने फलाने व्यक्ति से पूछा है, उसने नहीं, वो नहीं बता पाया। आप देखना, आप 10वें या 15वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते आपको आपके आसपास में मिल जाएगा देसी गेहूँ। और ऑर्गेनिक बीज नहीं होता, बीज तो देसी होता है। उसको अगर केमिकल से भी उगाया गया हो तो उसको आप देसी जैविक तरीके से उगा के फिर से वो शुद्ध हो सकता है, उसमें कोई बड़ी, क्योंकि जब भी कोई बीज अंकुरन होता है तो अंकुरित होने के बाद उसमें जो जहर डला है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ अंकुरित भोजन करने का जो है प्रचलन था। अंकुरित जो है, जैसे चना वगैरह हम लोग मूंग वगैरह अंकुरित करके खाते हैं, तो उसमें जहर की मात्रा कम हो जाती है, फिर बहुत ही कम हो जाती है, टूट जाता है, वो विखंडन हो जाता है उसका। ये विषय फिर किसी दिन लेंगे, क्योंकि ये अब मैं प्रयास करूंगा कि रोज़ ही लाइव आए और खेती पर चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि 38 मिनट हो गए हैं और इतनी लंबी वीडियो लोग देखेंगे नहीं, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। और ये मेरी बातों से जो भी आपको समझ में आया, कृपया आप लोग कमेंट ज़रूर करें इस विषय में, और आप लोग कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताएं, और आप जैविक खेती कितने सालों से करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। और सभी लोग कृपया शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारा अनुभव है वो सभी लोगों तक पहुँचे। और बाकी फिर कल हम फिर लगभग 5 बजे हम शुरू करेंगे। आज थोड़ी लेट हो गए, तो कल 5 बजे से फिर हम लोग वापस जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जो है वापस हम फिर इसके आगे विषय को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतने सारे लोगों के जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया आप लोग जो है सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, मेरा नंबर मैं एक बार और बता देता हूँ, 7564031161, और हिंदी में 7564031161। तो और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपना नंबर, तो आप लोग कृपया मुझे व्हाट्सअप ही करें या SMS करें, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। हो सकता है थोड़ा एक आध घंटा देर हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। जी राम राम जी, देवदत्त गंगवार, जिला बरेली। जी गंगवार जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप भी मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैंने नंबर बता दिया है। जी
जी डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम, आपको कौन नहीं जानता, आप तो सूरवीर हो। शैसन जी, तो चलिए, आज हमारी पहली वीडियो थी और बहुत सारे लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और इस मिशन को हम लगातार जो है आगे बढ़ाते रहें। जब तक ये फेसबुक हमें बंद नहीं कर रहा है तब तक तो हम कम से कम बोलते रहें, और जब तक हम बोलेंगे नहीं हमारी बात दूर तक जाएगी नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को राम राम और वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।